प्रिंसिपल, उसको हम पर्टिकुलर एक रेट पे एक समय के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। जब डिपॉजिट कर देते हैं तो उसमें उस अमाउंट पे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। वो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कुछ ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम साधारण ब्याज कर रहे हैं तो हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अगर उसमें चक्रवृद्धि लग रहा है तो उसे कहेंगे कंपाउंड मनी। ठीक है, वो जो एडिशन अमाउंट, जितना जो पैसा जो जमा होगा उसमें जितना ब्याज होगा, अगर हम उसको जोड़ देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट से तो कहलाएगा आपका कंपाउंड मनी। ठीक है, इसके एक दो फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल यानी जितना पैसा आप जमा करेंगे, R हो गया रेट, जिस रेट के लिए वो डिपॉजिट होगा, T आपका जितने समय के लिए उसे जमा करेंगे। ठीक है, अमाउंट जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा A से उसको हम डिनोट कर देते हैं P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड मनी कह लीजिए या अमाउंट कह लीजिए, P1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n। आपके बस इतने ही फॉर्मूले इसमें लगेंगे, पूरे चैप्टर में सिर्फ इतने फॉर्मूले लगने हैं। फर्स्ट आपका है साधारण ब्याज। ठीक है, PRT अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये क्या है आपका अमाउंट, अमाउंट जिसको आप कहते हैं मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये आपका हो गया कंपाउंड मनी यानी मिश्रधन। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 10। और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये हो गया आपका मिश्रधन, यानी जितना पैसा आपको एडिशन होके मिलेगा उसको जब आप मूलधन से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा ब्याज बन रहा है इस पे। ठीक है, ये हो गए पूरे फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन हम लोग ने कर भी लिए थे। नोट करिए कमेंट कर, एक क्वेश्चन नोट करिए। रमेश ने 2500 की राशि, रमेश ने 2500 की राशि 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए तथा 2800 की राशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया, साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि उसे ब्याज के रूप में 2528 प्राप्त हुए तो ब्याज की अर्धवार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2500 ब्याज के रूप में 2580 2580 2580 पहला है केस आपका, जब आपको
₹2500 मिले और आपने 3 वर्ष के लिए, टाइम आपका कितना है 3 ईयर। एक तो ये अमाउंट आपको दिया हुआ है, दूसरा दिया है 2800। तो 2580 और सिर्फ इंटरेस्ट है। हाँ वो सिंपल इंटरेस्ट है आपको। फाइव ईयर और क्या है आपका 2580 इतनी चीजें आपको दी हैं और रेट पूछ रहा है। पहले जो डेटा हमें गिवन होता है उसको हम नोट कर लेते हैं एक तरफ, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2500 उधार दिया उसने 3 साल के लिए, उसके बाद 2800 5 साल के लिए, उसके बाद उसको जो ब्याज मिला हुआ है वो है 2580 तो ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है सिंपल, सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा। जितने भी केसेस होंगे हम उसको ऐड करते जाएंगे और लगेगा यही। तो हमारा टोटल है अमाउंट 2580 इक्वल टू 2500 R3/100 प्लस 2800 R25/100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, R की जो वैल्यू आएगी, और फिर हमसे पूछ रहा है अर्धवार्षिक, तो हम क्या करेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा निकल रहा है ये वार्षिक है, हमसे पूछ रहा है अर्धवार्षिक। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिया। R इक्वल टू 2580/215 कितना आ रहा है 34.4। कितना है, इतना आया। अब हमसे कह रहा है अर्धवार्षिक दर। सिर्फ अगर ये कहता कि हमसे सिंपल दर बताइए तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन अगर अर्धवार्षिक कह रहा है, एक साल में अगर अर्धवार्षिक हम निकालते हैं यानी 6 मंथ, कितनी बार रिपीट होता है 2 बार। ठीक है, 6 महीने पूरे साल में 2 बार आएंगे, इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 6%। आपका आंसर कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, अगर ये इसमें 1-2 केस और बढ़ा देता तो हम सिंपल इसी फॉर्मूले में आगे इसको प्लस करते जाते, बस आगे आंसर। कैलकुलेशन अपनी और फास्ट करो। यहाँ पे जब ये हो तो आपका उतनी देर में डिवाइड होकर उतना आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ पा रहा है तो कैलकुलेशन में थोड़ा कमी है, उसको सही करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से P मूलधन कितने समय में n गुना हो जाएगा, कितने समय में n गुना हो जाएगा। आपको इतना डेटा गिवन है। सबसे पहले कह रहा है कि रेट जो है आपका R% है, मूलधन आपका यानी जो प्रिंसिपल है P है, और टाइम पूछ रहा है आपसे कि कितने टाइम में ये जो अमाउंट है वो n टाइम्स हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, A इक्वल टू जो दूसरा फॉर्मूला आपका P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ए आपका है एन पी, क्योंकि कह रहा है एन गुना हो जाएगा। गुना का मतलब ही होता है एन टाइम्स, जितना भी बोलेगा एन टाइम्स, मतलब जितना भी टाइम्स कहेगा उतना हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर एन टाइम्स कह रहा है तो हमने एन का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये कहता 2 गुना या 4 गुना तो हम उतने का मल्टीप्लाई करते, तो हमने यहाँ पे कर दिया एन का मल्टीप्लाई। ये P है एन P। अब ये P को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का P, P कॉमन ले लीजिए, देन क्या हो जाएगा n माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने ये अप्लाई कर दिया, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास P R T अपॉन 100। ये हमारे पास आ गया है P n माइनस 1, और ये P हमारे पास है यहाँ पे R ही दिया हुआ है। अगर R की जगह, रेट की जगह कुछ और दिया होता तो वो वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। P आपसे पूछ रहा है अपॉन 100, यहाँ पे कुछ कट रहा है, P से P कट रहा है, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है। अब हमारे पास हमें टाइम निकालना है, तो n माइनस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 वहां चला गया, इक्वल टू हो गया R T। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 100 अपॉन R। ये आपका फॉर्मूला भी है, इसको नोट कर लीजिए और अपने माइंड में सेट रखिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे देता है कि इतना रेट है, रेट आपका कुछ ना कुछ वैल्यू दे दिया और उसने कह दिया ये अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, तो ठीक है, जितना देगा, जैसे मान लीजिए डबल कह रहा है, आर की वैल्यू आपको देती 5% और कह रहा है कितने टाइम में ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना कह रहा है, 3 टाइम्स। तो आप सिंपल अब वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये फॉर्मूला उठाएंगे, इतने में ही आप t इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे, जितने टाइम्स कहेगा वो आप यहाँ पुट कर देंगे, यानी 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट आपको दिया है 5। सॉल्व कर लीजिए, यानी 40 ईयर में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और यहाँ से क्लियर हो रही है, इस फॉर्मूले में देखिए टाइम और रेट ये दोनों कहाँ है, इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब अगर कोई चीज ऊपर है और इक्वल में वो चीज नीचे है, तो इसका मतलब एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। इनवर्सली का मतलब ये होता है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट कम होता जाएगा। अगर हम रेट बढ़ाते जाएंगे तो कम टाइम में ही हमारा वो अमाउंट बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अमाउंट ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर ये रेट हमारा मान लीजिए हम कम करते जा रहे हैं तो हमारा ज्यादा टाइम लगेगा अमाउंट ज्यादा होने में, लेकिन अगर हमें जल्दी चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। इसको बढ़ाएंगे तो कम टाइम में ही हमारा अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम 2 चीजें देख रहे हैं, एक तो ये दोनों इनवर्सली हैं, दूसरा उससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब हमें फिर से यहाँ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ये भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। यदि किसी मूलधन P पर, यदि किसी मूलधन P पर, मूलधन आपको क्या दिया है, P पर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है I, साधारण ब्याज I है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। यानी इस लाइन का मतलब यह है कि जो टाइम है वो रेट के
इक्वल है, इस लाइन का मतलब ये है। इसके बाद कह रहा है तो समय या ब्याज की दर क्या होगी। तो आपसे कह रहा है ये जो इक्वल है इसकी वैल्यू क्या होगी। प्रिंसिपल अमाउंट आपका पी दिया है और सिंपल इंटरेस्ट आई है, टाइम और रेट इक्वल है, जिसको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है आपका। सभी जगह में देखिएगा कोई भी जितने फॉर्मूले मैंने बताए थे उससे कोई भी एक भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा। बस ये है कि उसी में आप यूज कर पा रहे हैं या नहीं यूज कर पा रहे हैं। अब आपके पास देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था आई, तो उसकी जगह आपने आई लिख दिया। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पी दिया था वो आपने लिख दिया। अब बात आती है कि आर और टी आपका इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो या तो उसको हम टी लिख लें या तो आर लिख लें, कोई भी एक नोटेशन हम उसको डाल दें। मान लीजिए हमने आर लिख लिया, आर तो आर लिख दिया और जो टाइम था उसको भी आर लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अपॉन 100 आई अप्रॉक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए पी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 आई अपॉन पी, देन आर इक्वल टू 100 आई अपॉन पी अंडर रूट। एक तो आंसर ये दे सकता है वो, और 10 को उसने क्या किया बाहर निकाल दिया 100 को, तो ये हो जाएगा आई अपॉन पी। ये जो आर है यही आपका क्या है टी, यानी टी इक्वल टू भी आपकी यही वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन पी। ठीक है, आंसर ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है। जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, बस वैसे ही पुट करते जाइए। कभी कभी क्या होता है कि हमको डिजिट नहीं देता है, लेकिन वो तो देखिए और सिंपल है, जो आपसे कह रहा है बस वही रखते जाइए। लेकिन जब डिजिट नहीं देता है तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, मैं सॉल्व क्या करूं। होता है ना, उसमें आप नंबर खोजते रहते हैं, कुछ नंबर दे उसे हम सॉल्व करें। लेकिन जब नंबर नहीं दिया है तो आपका जो आंसर होगा वो भी तो उसी फॉर्म में होगा, तो आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया रहेगा। ये भी एक न्यूमेरिकल की तरह काम करेगा कि जब आपका जो है एक फॉर्मूला, इसको भी मान के चलिए कि अगर आपके पास टाइम और रेट किसी भी न्यूमेरिकल में अगर टाइम और रेट इक्वल हो गया और आपको निकालना है तो आप सिंपल क्या करिए, जो आपका एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल अमाउंट और 100 का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर दीजिए। अगर आपका रेट और टाइम इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, इसको भी फॉर्मूला की तरह उसी में हेडलाइन कर लीजिए। ये आपका शॉर्ट ट्रिक में आ जाता है। शॉर्ट ट्रिक यही तो है कि अगर फॉर्मूला आपका छोटा हो गया, अब आपके पास सिर्फ एक चीज देखनी है आपको कि रेट और टाइम आपका इक्वल हो, तो आपको सिंपल यही लगा देना है बस। ठीक है, इसके बाद लिखिए किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में 2 वर्षों के बाद का अंतर 2.5 है, का अंतर 2.5 है।
तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे पहले पूछ क्या रहा है ये देखिए। पी आपसे पूछ रहा है, टाइम आपको दे दिया है 2 ईयर। आपका क्वेश्चन ये है कि आपने एक अमाउंट है पी जिसको आपने 2 वर्षों के लिए जमा किया, तो आपका जो साधारण ब्याज है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उन दोनों का डिफरेंस 2.5 रुपीज है। तो वो कौन सा अमाउंट है? ठीक है, वो प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे कि कितना मूलधन है। 10,000 है कि 1,000? 1,000। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा हुआ है सिंपल, PRT अपॉन 100 P आपको निकालना है, रेट आपको 5 दे दिया है, टाइम 2 दे दिया है अपॉन 100। 10p/100 means p/10। कंपाउंड इंटरेस्ट P1 प्लस R यानी 5/100 की होल पावर 2 माइनस P। अब यहाँ पे हमारा 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस P, यानी ये हो जाएगा आपका 441 P अपॉन 400 माइनस P। ये आपने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट और ये निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, अब इन दोनों में आपको क्लियर है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होता है। अगर ये नहीं भी दिया हो तो भी अंडरस्टूड है कि आपका ये वैल्यू पहले लिखा जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपको दे रहा है 2.5। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ये वैल्यू पुट कर दीजिए और पी का मान आपका आ जाएगा बस 441 P अपॉन 400 माइनस P/10 2.5। ये इतने स्टेप में एक इसलिए बताती हूँ कि जैसे कुछ लोगों को पहली बार पढ़ रहे हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं एक स्टेप पूरा खोल के बताती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसको और शॉर्ट किया जा सकता है, नहीं तो यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उनके लिए भी तो लिखना पड़ेगा। वो तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा तो निकलता ही रहेगा। जैसे इसमें इस चैप्टर में जैसे अभी मैंने 2 डेरिवेशन आपको करके दिखाया, ऐसे ही आप वैल्यू करके अपना वैल्यू रख के 3-4 फॉर्मूले और बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अननेसेसरी ज्यादा फॉर्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप याद कर ले तो बेटर है, अगर इतनी मेमोरी है आपकी तो आप याद कर लीजिए तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं याद हो पाता है तो सिंपल ये 4 फॉर्मूले ही हमारे बेस्ट है, इसी से हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक ही चैप्टर नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, P इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 400। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा, जहां भी आपका चक्रवृद्धि आ जाएगा वहां कैलकुलेशन अल्टीमेट थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा, क्योंकि वो पावर आपकी ऊपर दी गई है। जब पावर ऊपर है, टाइम ऊपर है, तो उसको 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। तो इसीलिए कैलकुलेशन जहां भी चक्रवृद्धि आएगा थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये आपका PCS 17 का क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से अपने की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों बाद राशि 9 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों बाद राशि 9 गुना हो जाएगी? जो राशि थी आपके पास, मान लीजिए x है, वो हो गई कितनी? 3 गुना। सबसे पहले 3 गुना हो गई। अब ये इसमें से यहाँ लाने में आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। फिर ये जो अमाउंट है ये आपका कितना हो गया? 9 गुना। 3 गुना से फिर कह रहा है 9 गुना हो गया, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये आ जाए आपका 3 का। तो ये जो आप जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे वही आप ऐड कर लीजिए, वही आपका टाइम हो जाएगा बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 + 3 = 6 है, बस एक लाइन का क्वेश्चन। क्योंकि इसमें डेटा में और कुछ नहीं दिया है, अगर डेटा में और कुछ भी दिया होता तो आप बकायदा इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, इसलिए हमको इसी मेथड से इसको करना पड़ेगा। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन अब आप करके देखिए हो पाता है कि नहीं आपसे। का क्वेश्चन है ये। अभी जो किया वो 17 का था, ये 19। ईयर भी डालिए, अगर ईयर डालने से ये बेनिफिट होता है कि आपको आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और ट्रेंड में क्या है। इसीलिए मैं लेटेस्ट क्वेश्चन भी जरूर करवाती हूँ, जिससे पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेंड चलता है वही रिपीटिशन होने का ज्यादा चांस होता है। बाकी बेसिक तो हम पढ़ते ही हैं, बेसिक फॉर्मूला देख रहे हैं, उस टाइप के कई सारे न्यूमेरिकल्स भी अलग अलग तरीके करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह धनराशि क्या होगी? 20 वर्ष बाद यह धनराशि क्या होगी? फाइव ईयर में क्या हो रहा है? जितनी राशि थी वो क्या हो गई? डबल। यही लाइन आपको बता रहा है। तो आपने ये P से 2P पाने के लिए क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया। अब अगले 5 साल में क्या होगा? जितना ये अमाउंट है इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी 2P से 4P। इसमें आपने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया। अगले 5 साल में ये हम कब तक करेंगे? जितने टाइम का हमसे उसने पूछा है। हमसे 20 साल का पूछा है, तो 20 साल में ये कितनी बार करना पड़ेगा हमें? 4 बार। ठीक है, तो ये एक बार हो गया 5 ईयर, ये 5 ईयर 10 ईयर हो गया। अब हम 5 ईयर का और करते हैं। नहीं, थोड़ा और करेक्ट करिए। अब एक 5 ईयर और देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका कितना आ गया अमाउंट? 16P। 16P आपका अमाउंट आ गया। और P आपको कितना गिवन है?
बी कितना गिवन है? 12,000 आपको राशि दी हुई है। क्या यही बताया था? सही नहीं, मुझे तो कुछ और सुनाई दिया था। यही बताया? अच्छा, फिर तो 19 ना होते तो क्वालिफाई कर जाते। क्यों? पेपर वालों की गलतियां, एक क्वालिटी खराब कर दिया, एक बंदे को ले लेते हो, गड़बड़ हो गया। जब पुराने साल का जब क्वेश्चंस निकलने लगता है तो बहुत खुशी होने लगती है। लगता है ना कि जब ये हमसे निकल रहा है तो इसका मतलब आगे जो आएगा वो भी एटलीस्ट हमसे निकलता रहेगा। इसीलिए पुराने साल के पेपर्स जरूर करने चाहिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज होता है, और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन है आपका 18 का। यदि एक राशि का 2 वर्ष में रेट आपको दिया हुआ है 25/2%, 2 वर्ष में 25/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपए हो, 340 रुपए है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? सबसे पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है PRT/100। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट वही है, टाइम वही है, कह रहा है ना, उसी रेट से और क्या कह रहा है, उसी टाइम के लिए, ठीक है, उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी उसने कह दिया है कि ये भी आपका वही रहेगा, ये वही है, ये वही है जो इसमें था, इस केस में। अब आपके पास इस केस में सारी चीजें दी हुई है, सिर्फ आपके पास पी नहीं है, आर भी आपको पता है, टी भी पता है, यहाँ पे दे दिया दोनों चीज। अब हमको ये वैल्यू इसलिए दी हुई है कि जिससे हम पी फाइंड कर लें और इसमें पुट कर दें, तो हमें पता चल जाए कि हमारा CSI कितना है, ठीक है। हाँ सही। ये हमको दिया हुआ है 340। पी कितना आ गया? पी बताइए, बिना पी निकाले ही निकाल लिया क्या? पी 320 आ रहा है।
एक इधर चलो। ये आपका क्या आ गया, पी आ गया, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना था, ये हमारा अमाउंट आ गया। आपसे पूछ रहा है एसआई पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये पूछ रहा है। पी आर टी अपॉन 100, पी आपने निकाल लिया 1280, आर आपका कितना दिया है 25/2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 साल। ये जो दिया हुआ था आपको सीआई के लिए दिया हुआ था, जितनी भी चीजें दी थी ये इसलिए दिया था कि आप कितना आपका प्रिंसिपल है उसे निकाल सकें, इसलिए ये चीज दी हुई थी, नहीं तो उसको देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसी डेटा से हमें आर भी मिल गया, टी मिल गया, सिर्फ पी हमारे पास नहीं था जिससे कि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते, इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, उसके बाद उसमें पुट किया। ठीक है, क्वेश्चन टफ तो नहीं आ रहे, इस चैप्टर में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, बस कैलकुलेशन आप सही करिए बस, इसकी बात, बाकी क्वेश्चन इसके टफ नहीं होते हैं इस चैप्टर में। अब बहुत ज्यादा ट्रिक भी नहीं होती, जो दिया रहता है सिंपल उसे वैल्यू रखते जाइए और आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा विशेष ट्रिक भी नहीं लगता है इसमें, सबसे सिंपल चैप्टर है मैथ्स का, सबसे सिंपल चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे और जितनी जल्दी जो बता देगा उतना अच्छा। 15 का क्वेश्चन, 5% वार्षिक ब्याज दर से, आर दिया है आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, टाइम दिया है 3 ईयर, 3 वर्ष में 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले कौन बताता है, बस यही पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह के 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, आप तो बता देना चाहिए इसे। डेटा ये लिख दिया है मैंने, ये डेटा है आपका 920 नहीं, गलत आंसर, ऑप्शन दे दीजिए 60, 61, 62, 63। ऑप्शन ऐसे तुक्का ना लगाओ कि हमेशा बस बी या सी, 4 में से एक तो होगा ही। सबसे पहले कौन सा होगा, पहला वाला, नहीं, गलत जवाब। गलत जवाब, मैम 61 होगा। अच्छा वही बचा है, बस वही बता दो, 61 ही है, वही याद है, वही है। चलो अच्छा मान लिया। देखो एक मेथड तो ये है कि इस तरह से रख रख के सॉल्व करिए, एक चीज ये, दूसरा जो है आपका सिंपल, जैसे मान लीजिए इसमें तो आपने सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं,
दूसरा मेथड ये है कि दोनों के फॉर्मूलों को हम यहाँ एक्सप्रेस करके लिख दें, उसके बाद उसमें से कॉमन वगैरह निकाल लें। ऐसा कुछ है तो जैसे मान लो p सब जगह रहेगा तो p हम निकाल के बाहर रख लें अपना, फिर उसको कैलकुलेशन में बार बार हमारा यूज नहीं होगा, तो हमारा वो इजी हो जाता है। ठीक है, करने की जरूरत है इसको? नहीं है? आ गया सभी का 61 करेक्ट आंसर है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से करिए। ये 3-4 एक ही तरह के क्वेश्चंस हो गए हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कोई धनराशि 8 वर्षों में 30,000 रुपये हो जाती है। 30,000 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का आधा हो तो साधारण ब्याज की दर व धनराशि बताइए। साधारण ब्याज की दर व धनराशि बताइए। धनराशि यानी मूलधन हम मान रहे हैं, क्या दिया है? p। और मिश्रधन कितना है आपका? 30,000। और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जो हमारा वो धनराशि है उसका आधा, तो हमारी धनराशि कितनी है? p। आधा मतलब p/2, ये आपको गिवन है। और क्या दिया है? और कह रहा है कि रेट बताइए, r की वैल्यू और p की वैल्यू, ये कह रहा है। और टाइम कितना दिया है? 8 ईयर। टाइम गिवन है 8 ईयर। साधारण ब्याज का नहीं है। यदि साधारण ब्याज का ही है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन करिए। और रेट A आपको पता है P प्लस SI। P आपको P गिवन है, ये है p/2 और ये अमाउंट आपको दिया है 30,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई ये आपका क्या आ गया? p आ गया। ठीक है, बस आपका ट्रिक यहाँ पे इतना ही था। क्वेश्चन की जो एक इम्पोर्टेंट बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो आपका साधारण ब्याज है वो जितना आपका धनराशि है उसका आधा है, और आपको ये वैल्यू इसीलिए दी हुई थी कि आप p निकाल लीजिए बस। अब आपने p इससे निकाल लिया। अब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके फॉर्मूले में आपको क्या निकल है? p आपको ये पता चल गया। r आपसे पूछ रहा है, t आपको 8 दिया है अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट p/2। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? p/2 यानी इसका हाफ।
आप ये ना भी लिखिए तो यहाँ से P से P आपका कट जाएगा। अगर वैल्यू आप नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट P से P काट दीजिए, तो वैल्यू भी रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 ये रहा, 2 ये है आपका, और ये 8 नीचे आ जाएगा। कितना आ गया रेट? 25/4 आ रहा है इतना। ठीक है, क्वेश्चन में एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं दी हुई थी, जितनी दी होती है उससे कुछ ना कुछ हमें निकालना होता है वैल्यू। जैसे मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में 2 लाइनें दी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपका एक डेटा निकलेगा एक लाइन से और दूसरी लाइन से दूसरा डेटा निकलेगा जिसकी हमें जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे रेट पूछा था तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रेट निकालने के लिए हमें इसकी भी कमी हो रही थी। अगर हमें रेट निकालना है तो अगर इतनी चीजें हमें कम हो रही थी तो जब तक हमें अगर ये P नहीं भी मालूम होता और तभी हम निकाल सकते थे, क्योंकि P से हमारा P कट रहा है, हमें P की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन पहले वाले पार्ट में आपसे पूछ रहा था कि P कितना है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट हमें रेट निकालना है तो P अमाउंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि P से P कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि हमारा प्रिंसिपल भी कितना है, यानी मूलधन हमारा कितना है, इसलिए हमको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग बस डेटा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा लंबा है वो, सुन लीजिए बस। रंजन ने कोई धनराशि कुछ वर्षों के लिए कर्ज पर लिया। कोई धनराशि है उसने कर्ज लिया, उसने पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 ईयर के लिए 7%, अगले 4 वर्षों के लिए 9%, शेष समय के लिए यानी अब जो समय बच रहा है उसके लिए 4%। यदि कुल 12 वर्षों के बाद आपके पास टोटल टाइम कितना दे दिया, 12 वर्षों के बाद साधारण ब्याज आपको मिल रहा है 2772, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2772। तो वह धनराशि क्या होगी? P आपसे पूछ रहा है, तो वह धनराशि क्या होगी? टू 772 आपने यहाँ पुट किया, P यहाँ रखा, R दिया हुआ था आपका पहले के लिए 7%, टाइम था 3, दूसरे के लिए R था आपका 9, 4 ईयर अपॉन 100। अब तीसरे के लिए देखिए उसने टाइम नहीं दिया, शेष कह दिया, लेकिन अगले की लाइन में वो बता रहा है कि टोटल आपका कितना साल है, 12 साल। जब 12 साल आपको पता है, ये और ये बता दिया, तो ये और ये मिलाकर 7 ईयर हो गए, तो कितना बच रहा है 5। तो यहाँ हम कितना पुट कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इससे हम P निकालेंगे बस। ऐड करने पे कितना आ रहा है P, 77P। अभी बता 2772 मल्टीप्लाई 100
इक्वल टू 2772 मल्टीप्लाई 100/77। कितना बता रहे थे? 3600। हाँ 3600 सही। ठीक है, हाँ जाओ। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला ही लग रहा था। क्वेश्चन आपका इतना बड़ा है, लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है आपका 7 से 8 लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ था बस, और कुछ नहीं था इसमें। जल्दी जल्दी करिए, अभी 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। रमेश ने बैंक से 7,000 रुपए साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिया। 7,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा 3 वर्षों के अंत में उसने 3,000 और उधार लिया। 3 वर्षों के अंत में उसने 3,000 रुपए और उधार लिया और उस दिन से 5 वर्ष बाद कुल 4,615 ब्याज देकर 4,615 रुपए ब्याज देकर खाता बंद कर दिया। 4,615 रुपए देकर खाता बंद कर दिया। तो ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन में बस यही कह रहा था कि स्टार्टिंग में जो 3 साल के लिए था उसने कितना लिया था? 7,000 रुपए लिया था। तो यानी जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा वो 7,000 रुपए के लिए देना पड़ेगा। लेकिन अगले जैसे ही 3 साल पूरा हुआ उसने फिर से क्या किया? 3,000 रुपए और उधार ले लिया। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? जो अमाउंट था और जो अब है दोनों पे ब्याज देना पड़ेगा। जब तक उधार चलता रहेगा तब तक तो जितना अमाउंट रहेगा सब पे देना ही पड़ेगा। तो फिर हमारा अमाउंट अगले 5 वर्ष के लिए तो 7,000 था ही, 3,000 और हो गया। यानी 3 साल के लिए आपका मूलधन ये रहेगा और 5 साल के लिए ये रहेगा। अब आपको सिंपल जो फॉर्मूला है आपका उस पर पुट कर देना है बस। फोर 7,000 रेट आपको निकालना है। 3 साल प्लस 10,000 R5/100। बस इसको सॉल्व करके रेट की वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेशन करिए अपने आप फटाफट।
6.5%। अभी देखिए फॉर्मूला यही लग रहा है सिंपल, और कोई फॉर्मूला लग रहा है? कितना भी टफ क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला आपका बेसिक यही लग रहा है। बस जो कंडीशन दी हुई है उसको आप उसमें फुलफिल करके वैल्यू रखते जाइए, बस फॉर्मूला आपका सिंपल यही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 12,000 तथा 12 वर्षों में 12,000 तथा 12 वर्षों में 18,000 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? ऑप्शन दे क्या? 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, ये ऑप्शन 6,000 शायद गलत जवाब। फिर से देख लो। चेक कर लो, टेंशन ना लो, अभी नेगेटिव नहीं जा रहा है तुम्हारा, मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएगा। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000। गलत जवाब। ऐसे आंसर नहीं निकाला जाता है। जब 3 पूछ लोगे तो हम तो बताएंगे सही, गलत क्यों बताएंगे? पहले आपसे क्या कह रहा है? 12,000 रुपए हो जा रहा है आपका। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई आपको? 6 वर्षों में हो जा रहा है 12,000 रुपए और 12 वर्षों में 18,000। ये आपको गिवन है, बस इतना ही डेटा तो दिया है, यही दिया है। अब भी आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस तरह के जब क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? 12 वर्ष कह रहा था क्या सर ना? देखो ये लोग बता भी नहीं रहे हैं, अभी हम परेशान होते कर करते। ठीक है, 12 वर्ष था, ये 6 वर्ष था। अब हमें क्या करना है? ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, हमें करना है 2/1। तो सबसे पहले हम इधर रखेंगे 2 वाली इक्वेशन। 18,000 P1 प्लस R/100 की पावर 12, 12,000 P1 प्लस R/100 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारा आ गया 18/12, इधर आ गया। ये P से P हमारा कट गया, इधर आ गया 1 प्लस R/100 की पावर 6। क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 12 में से 6 घट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? 6। अब हमारा ये चीज आ गया। अब पहली वाली इक्वेशन देखो ध्यान से। पहली वाली इक्वेशन में ये चीज लिखी हुई दिख रही है, उधर साइड पे लिखी हुई आपको दिख रही है। अब आपके पास ये दिया हुआ है वैल्यू, इसको वहां पुट कर दीजिए बस। तो आपका हो जाएगा 12,000 बराबर P, इसकी जगह आपने पुट कर दिया ये वाली वैल्यू, ये हो गया 18/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P इक्वल टू हो जाएगा 12 से डिवाइड कर
आप ही लोग बता रहे हैं अलग अलग, हम तो शुरू से 8,000 बता रहे हैं। हमने कब कहा 7,000 6,000 आएगा, हमने देखिए आंसर बताया 8,000। आप ही लोग बताते कभी 6,000 कभी 7,000 कभी 9,000, कुछ ना कुछ बताते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इसी तरह से उसको डिवाइड करना है और अपनी वैल्यू निकालना है। ज्यादातर क्या होता है हमसे जब ये पूछता है तो हमें लगता है कि ये तो कट हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम डिवाइड करेंगे ये हमसे पूछा गया है, तो अगर ये कट हो जाएगा तो हमें लगता है इसकी वैल्यू कैसे आएगी। लेकिन हमारा जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमारा जो पावर्स है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है कि हमें ऑटोमेटिकली इसी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। बस थोड़ी सी वैल्यू हमें वहां पे मल्टीप्लाई करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हम ऐसे ही करेंगे, इसको तुरंत डिवाइड करेंगे, हमारी पावर आ जाएगी, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में वो फिट हो जाएगी और हमारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। आपको आंसर आप लोग के आ जाने चाहिए, जैसे हम बता रहे हैं अब हमको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब आप लोग को आंसर बताना चाहिए, क्योंकि इतनी देर से कम 12-13 क्वेश्चन तो हो गए ना, तो अब महारत हासिल हो जानी चाहिए आप लोग को इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते कौन बताता है। सबसे पहले ऐसी कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 28119 3 वर्षों में 28119 हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% है। पहले के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? पी पूछ रहा है। फॉर्मूला यही लगेगा, सिंपल। आंसर देखते कौन बताता है सबसे पहले। कैलकुलेटर यूज किया पक्का? नहीं मैम, समझ गया। नहीं मैम, मैं दिखा सकता हूँ। अपने आप किया है तो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा है बस, और कुछ था ही वो रिवर्स कर जाएगा, पूरा कर जाता है। कैलकुलेशन था ना थोड़ा। या वही से अगर छोड़ दिए कैलकुलेशन नहीं किया, बाद में लगा के काटे नहीं जाते। पहली चीज ये होती है कि हमारा मेथड सही है कि नहीं। पहली चीज हमें ये ऑप्ट करना है कि हम फॉर्मूला सही अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें सिंपल आपने क्या देखा कि फॉर्मूला तो हमारा यही लग रहा है, लेकिन सारे वर्ड्स के लिए आपका जो रेट था वो अलग अलग था। जब हमें रेट अलग अलग देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी को हम क्या कर देंगे,
जो ये हमारा टाइम होता है, जब ये रेट अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके बस मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस। अब एक क्वेश्चन इसका और बचा है, जब अगली टर्म होगी तब आपको दे देंगे, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगले टर्म पे उसको होमवर्क के रूप में लेंगे, देखते हैं कौन करके लाता है उसको। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा है। बोल दे, चलो लिखा देते हैं, देखते हैं घर जाके कौन कौन करके लाता है इसको। आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है, फिर तुम लोग बताना, देखते हैं कौन बताता है सही। ऑप्शन दे दीजिए। हाँ ऑप्शन दे दूंगे, तुक्का भी लगा के लाएंगे। नहीं तुक्का लगा के आएंगे तो बताएंगे भी, तो बताएंगे तो एक ही ना, ऐसा थोड़ा ना बताएंगे चारों आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये है आपका सिंपल, कोई धनराशि है आपकी 2 साल, आपको टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 600 रुपए, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 900 रुपए। पी पूछ रहा है आपसे और आर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब आप लोग करके लाइएगा, फिर आंसर बताइएगा। ऑप्शन पहले आंसर बताओ तब बताएंगे। चलो अच्छा आंसर दे, ऑप्शन दे दीजिए। 100, 200, 300, 400, इसी में आपके दोनों आंसर है, ठीक। 100 क्या 200? हाँ अब बताएंगे थोड़ी, अब इसी में आपका ये भी है ये भी है, अब आप करिएगा तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है 200 होगा। आप कैलकुलेट करिएगा फिर बताइएगा कि कौन सा सही है।